लीला, मैं काम करने जा रहा हूँ। भगवान हमें किस गलती की सजा दे रहे हैं? आखिर कब तक हम ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे? हुआ क्या भाग्यवान, रो क्यों रही हो? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? घर में अनाज पूरी तरह खत्म हो गया है। आपको तो काम की वजह से खाने पीने का कोई होश नहीं रहता, पर आपको पता भी है आज 3-4 दिन हो गए हैं अनाज खत्म हुए। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इन दिनों आप काम छोड़कर मेरा ख्याल रखने में उलझे हुए थे। ऐसे में मैं कैसे आपको परेशान करती? तुम फिक्र मत करो लीला, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा और हम सब भी जिंदगी चैन और सुकून से जिएंगे। मदन ने पूरी हिम्मत जुटाकर लीला से वादा तो कर दिया कि एक दिन वो सब ठीक कर देगा, पर वो इस बात से अनजान था कि आने वाले समय में उसे क्या कुछ नहीं सहना होगा। वो आने वाली परेशानियों से अनजान होकर तप तपाती धूम में काम करने निकल जाता है। गोदाम पहुंचते ही प्रधान जी उसे देखकर बोलते हैं, क्यों मदन, इतने दिनों से कहाँ गायब था? काम पर नहीं आ रहा था? अब काम की जरूरत नहीं है क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है प्रधान जी, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसी कारण मैं काम करने नहीं आ पा रहा था। देख मदन, इस महीने तूने बहुत दिन काम से छुट्टी ली है, तो मजदूरी की उम्मीद भी कम ही रखना। माफ करना प्रधान जी, इन दिनों मेरी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब एक दिन की भी छुट्टी नहीं लूंगा मैं। चल ठीक है, जा, अब अपना काम कर। इसके बाद मदन अपने बाकी मजदूर भाइयों के साथ मिलकर मजदूरी करने लगता है। माथे पर पसीना, हाथ में छाले और दिल में एक उम्मीद कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी और सब ठीक हो जाएगा। मदन अपने इसी अटूट विश्वास के साथ काम कर ही रहा था, तभी एक मजदूर बोलता है, अरे भाई, आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है। मुझसे तो ये मजदूरी अब नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पंखे के नीचे बैठकर बस आराम ही करता रहूं। हम सिर्फ ऐसा सोच ही सकते हैं भाई, पर वो कहते हैं ना कि आराम हराम है। अगर हम ऐसे ही आराम से बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा? अरे भाई, हमारे नाम का कमाएगा कौन? मदन भैया ने बात तो बिल्कुल सही कही। अब ये सारी बातें बंद करो और काम पर लग जाओ। अगर प्रधान जी ने हमें गप्पे लड़ाते देख लिया तो हमें काम से निकाल देंगे। इसके बाद वे सब प्रधान जी के डर से जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। प्रधान जी बहुत बेरहम और क्रूर थे, इसलिए चंदनपुर गांव में सभी लोग उनसे डरते थे। काम करते करते शाम हो जाती है और सभी मजदूर अपने अपने घर जाने लगते हैं। एक मजदूर ने पूछा, क्या बात है मदन भैया, खड़े क्यों हो? आज घर नहीं जाना क्या? जाऊंगा भाई, लेकिन मुझे प्रधान जी से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम सब जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। सारे मजदूर वहां से चले गए। फिर मदन गोदाम में घूमकर प्रधान जी को ढूंढने लगा। वो आवाज लगाने लगा, प्रधान जी, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है प्रधान जी। मदन हर तरफ प्रधान जी को ढूंढते हुए आवाज लगाता है, पर प्रधान जी उसे कहीं नहीं मिलते। तभी अचानक उसे कोने में रखी कुछ बोरियां दिखती हैं। मदन सोचने लगा, अरे, ये बोरियां किस चीज की हैं और ऐसे कोने में क्यों रखी हैं? कहीं किसी मजदूर भाई ने काम में आलस तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं प्रधान जी के आने से पहले इन बोरियों को जगह पर रख देता हूँ, नहीं तो बेफजूल में सभी डांट सुनेंगे। इतना बोलकर मदन बोरियां हटाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रधान जी वहां आ जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तू अब तक यहाँ क्यों रुका है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इन बोरियों को हाथ लगाने की? नहीं प्रधान जी, मैंने इन्हें नहीं छुआ, गुस्सा मत कीजिए। मैं तो बस इन्हें जगह पर रखने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तेरा काम हो गया है, अब तू घर जा। पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जो भी बात है कल करना, आज मुझे जरूरी काम है। जा, भाग अभी यहाँ से। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। प्रधान जी बहुत भड़के हुए थे, इसलिए उन्होंने मदन की एक नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। मदन खाली हाथ ही अपने घर लौटा। उसे खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी लीला ने पूछा, खाली हाथ आए हो जी? अनाज नहीं लाए? क्या बताऊं भाग्यवान, मैं आज प्रधान जी से बात करने वाला था, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों वो किस बात पर गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहीं आपने उनसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था? नहीं, मैं तो बस कोने में रखी कुछ पुरानी बोरियों को बाकी बोरियों के साथ रखने जा रहा था। अजीब बात है, इतनी छोटी सी बात पर कौन गुस्सा करता है?
सोनू के बापू, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? आज हमें फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे माफ करना लीला, बस आज की बात और है। कल मैं पैसे लेकर ही आऊंगा। उनकी हालत बहुत खराब थी। एक तरफ गर्मी ने परेशान कर रखा था और दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वजह से भूख अलग सता रही थी। वे लोग उस रात भी भूखे पेट सो गए। अगली सुबह होते ही मदन फौरन प्रधान जी के पास गया। उसने कहा, प्रधान जी, आज काम खत्म होने के बाद मुझे मेरी 2 दिन की मजदूरी दे दीजिएगा। घर में अनाज नहीं है, मेरा परिवार भूखे पेट ही सो रहा है। पहले तू मेरा एक काम कर दे, फिर मजदूरी की बात करना। रतनगढ़ शहर में मेरा एक व्यापारी मित्र है, उसके पास से पैसे लेकर आने हैं। मैं इन दिनों काफी व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए मेरे बदले तू चला जा। जी प्रधान जी, जरूर। मैं आज ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। इतना बोलकर वो शहर जाने के लिए निकल पड़ा। सफर बहुत लंबा था, इसलिए उसने उधारी में कुछ रोटियां खरीदी और पानी की पोटली लेकर सफर पर निकल पड़ा। रात हुई, वो जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। अरे कोई है क्या? मेरी मदद करो। मदन ठिठक गया और सोचने लगा। ये किसी की आवाज है? लगता है कोई बहुत दर्द में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। मदन फौरन उस दर्द भरी आवाज को सुनकर आवाज के पीछे जाने लगता है। एक खतरनाक जंगल, हर तरफ काला घना अंधेरा। मदन थोड़ी दूर गया, तभी उसे एक बूढ़े बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे दिखे। मदन ने पास जाकर पूछा, आप ठीक तो है ना बाबा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अकेले जंगल में बैठकर रो क्यों रहे हैं? मेरी सहायता करो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये सुनते ही मदन ने अपने लिए बचाया अनाज और पानी उन्हें दे दिया। उसने कहा, ये लीजिए बाबा, इसे खा लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। खाना मिलते ही बूढ़े बाबा हड़बड़ाते हुए खाना खाने लगते हैं। किसी की मदद करके मदन को बहुत सुकून मिलता है। बूढ़े बाबा की मदद करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भूखे पेट वो खुद कैसे गुजारा करेगा, दूर शहर तक कैसे जाएगा। उसने निस्वार्थ भाव दिखाया और बूढ़े बाबा को प्रसन्न किया। बाबा ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, तूने अपना खाना मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे उतनी भूख नहीं है। आपका पेट भरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही पेट भर गया हो। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। देखना, एक दिन तेरा यही स्वभाव तुझे तरक्की की राह तक पहुंचाएगा। अच्छा बाबा, ये तो बताइए, आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं 3 दिन पहले शहर जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं रास्ता भटक कर इस जंगल में फंस गया। आप 3 दिनों से इस जंगल में फिर रहे हैं, शायद इसलिए आपको इतनी भूख लगी थी। हाँ बेटा, मैं इतना भूखा था कि अगर तू मुझे आज खाना नहीं खिलाता तो शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाता। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, मैं भी शहर की तरफ ही जा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इतना बोलते ही मदन उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल से निकल जाता है। सुबह होती है और वे दोनों शहर पहुंचते हैं। बाबा ने कहा, बेटा तेरा शुक्रिया, तूने मेरी बहुत मदद की। लगता है तुझे भी काम से कहीं जाना है। अब मेरी फिक्र मत कर, मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है बाबा, ध्यान से जाइएगा। मदन जैसे ही मुड़ा, बाबा ने कहा, बेटा रुको, जरा इधर आओ। बूढ़े बाबा मदन को रोक लेते हैं और अपने थैले से एक लाल पोटली निकालते हैं। ये ले बेटा, ये तेरे लिए है। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। मना मत कर, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। तूने मेरी बहुत सहायता की, तू बहुत दरिया दिल इंसान है। मैं खुश होकर तुझे ये दे रहा हूँ। अगर तूने मना किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। पर बाबा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो कुछ भी हो तुम खुद देख लेना, पर बेटा इसे अभी मत खोलना। जब तू चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाएगा और तुझे कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तब ये तेरे काम आएगा। सही समय आने पर ही इसे खोलना। इतना बोलकर वे बाबा मदन के हाथ में पोटली थमाकर चले जाते हैं। पोटली हाथ में आते ही मदन के मन में कई सारे सवाल भी आने लगते हैं कि आखिर उस पोटली में है क्या, और बाबा ने एक ही मुलाकात में अपनी चीज बिना सोचे समझे उसे क्यों दे दी। इन्हीं उलझनों के साथ मदन प्रधान जी के मित्र सेठ धनीराम के पास चला जाता है। मदन ने कहा, नमस्ते सेठ जी,
मुझे प्रधान जी ने आपके पास भेजा है पैसे लेने के लिए। अब आ रहे हो तुम? इतनी देरी कैसे हो गई? वो सेठ जी, माफ करना, रास्ते में कोई जरूरी काम में फंस गया था। आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं गांव के लिए निकल सकूं। तुमने देरी की, इसलिए मैंने वो पैसे दूसरे ठेकेदार को दे दिए। प्रधान से कहना कि मैं अगली बार उससे सामान खरीदूंगा। इस बार तो मैंने दूसरे ठेकेदार से सामान ले लिया है। सेठ जी, अगर प्रधान जी ने ये बात सुनी कि मेरे देर होने के कारण उनके हाथ से काम चला गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे काम पर से निकाल देंगे। कृपया ऐसा न कहिए। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे काम में देरी पसंद नहीं, व्यापार में ऐसा ही होता है। मुझे सामान की जल्दी थी। अब जाओ और अगली बार देरी मत करना। ये सुनकर मदन का मन उदास हो जाता है और उसे खाली हाथ ही गांव लौटना पड़ता है। निराश चेहरा और नाउम्मीद लेकर मदन प्रधान जी के गोदाम जाता है। उसे देखते ही प्रधान जी बोले, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? और पैसे कहाँ हैं? प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। थोड़ी सी देरी होने के कारण सेठ धनीराम ने काम किसी और ठेकेदार को दे दिया। प्रधान जी गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। उनकी पत्नी विमला भी वहीं मौजूद होती है और वो प्रधान जी को मदन के खिलाफ भड़काने लगती है। मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ, इन गरीबों के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। देखिए, कर दिया ना इसने हमारा नुकसान। सही कह रही हो भाग्यवान। ये मदन तो किसी काम का नहीं है। और इसकी बेशर्मी तो देखो, इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी हमारे सामने कैसे शान से खड़ा है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे काम से निकाल दो। ये हमारे साथ रहेगा तो नुकसान पर नुकसान करता रहेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे एक मौका देकर देखिए। हमारी मति मारी गई है क्या, जो तुझे बार बार मौका दें? भाग यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान जी ने अपनी पत्नी के भड़कावे में आकर गरीब मदन को काम से निकाल दिया। मदन के पास बस वही एक काम का सहारा था, पर दोनों घमंडी पति पत्नी ने मिलकर उससे वो सहारा भी छीन लिया। मदन फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है प्रधान जी, यह शेष एक है प्रधान जी, मैं चला जाऊंगा। मुझे मेरे 2 दिन की मजदूरी दे दीजिए। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरी पत्नी और बेटा मेरी राह देखते होंगे कि मैं आज अनाज लेकर घर जाऊंगा। कैसी मजदूरी? तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और मजदूरी की उम्मीद कर रहा है? तुझे कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। सुन लिया ना प्रधान आइन ने क्या कहा। चल, अब अपना मनहूस चेहरा लेकर निकल यहाँ से। दोनों ने क्रूरता की हद पार कर दी और बेचारे गरीब मजदूर का हक मार दिया। मदन अपनी नम आंखें लिए अपने घर गया, जहां उसका बेटा सोनू बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। पिताजी, आप आ गए। माँ ने कहा था कि आज आप अनाज लेकर आएंगे। बहुत भूख लगी है पिताजी। अनाज कहाँ है? जल्दी से माँ को अनाज दीजिए ताकि वो हमें खाना दे सके। अपने बेटे की बातों से मदन और दुखी हो जाता है। क्या हुआ जी? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम सही कहती हो भाग्यवान, हमारी किस्मत सच में फूटी हुई है। गरीब का कोई नहीं होता। भगवान भी गरीब के घर दुख और अमीरों के घर सुख देता है। मदन ने लीला को सारी बात बताई। उनके घर उस दिन भी चूल्हा नहीं जला। गरीब होने के कारण गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। उनके अपने रिश्तेदारों तक ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मदन दिन रात दूसरे दूसरे गांवों में जाकर मजदूरी करता और एक वक्त की रोटी कमा कर लाता था। पिताजी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? गरीब होने की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता है। थोड़ा और सब्र कर ले बेटा। भगवान आखिर कब तक हमारी परीक्षा लेगा? एक दिन वो खुद हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बदलेगा। मदन खुद हार चुका था, पर अपने परिवार को उम्मीद देता रहा। काम छूटने की वजह से उनकी माली हालत बद से भी बदतर हो चुकी थी। वे कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि गांव के कुएं का पानी भी सूखने लगा था। अब तो लोग पानी भी पैसों में बेचने लगे थे। उनके पास पानी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। भूख और प्यास के कारण लीला की तबीयत बहुत खराब हो गई। लीला, क्या हो गया है तुम्हें? आंखें खोलो, मुझे ऐसे डराओ मत। आंखें खोलो। रुपेश रोते सिसकते सलीका को उठाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी इतना ज्यादा थी
कि कमजोरी के कारण सरिता आंखें तक नहीं खोल पाती। रुपेश रोते सिसकते सलीका को उठाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी इतना ज्यादा थी कि कमजोरी के कारण सरिता आंखें तक नहीं खोल पाती। पिताजी, कहीं मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस हौसला रखो। हे प्रभु, आखिर तू हमसे चाहता क्या है? क्या हमें इस हाल में देखकर तुझे मजा आ रहा है? मेरे पास ना तो दवाइयाँ लाने के पैसे हैं और ना ही वैद्य को बुलाने के। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मदन सच्ची श्रद्धा और दर्द भरा दिल लेकर भगवान से प्रार्थना करता है। दिन ब दिन लीला की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसकी सांसें भी पतली होने लगती हैं। एक रात मदन अपने घर के आंगन में बैठकर रो रहा था। अगर लीला को कुछ हुआ तो हम कैसे जी पाएंगे? मदन बहुत दुखी था। तभी उससे उस पोटली की याद आती है। मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकता हूँ? बाबा ने जो मुझे लाल पोटली दी थी, आज मैं उसे खोलूंगा। उन्होंने कहा था सही समय आने पर उसे खोलने को। इतना बोलते ही मदन फौरन अपने कमरे में जाकर लाल पोटली खोलता है। पोटली के खुलते ही तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है। मदन हैरान होकर बोला, अरे, ये तो सोने के जेवर हैं। क्या ये जेवर असली हैं? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इसकी चमक देखकर भी नहीं पहचान पा रहा कि ये शुद्ध सोने से बना है। अरे, ये तो मेरे बहुत काम आएंगे। इसे बेचकर मैं लीला का इलाज करवा सकता हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुद्ध सोने से बने वो जेवर जो बूढ़े बाबा की अमानत थे, वो उन्होंने खुशी खुशी मदन के नाम कर दिए थे। वो जेवर मदन के लिए एक नई उम्मीद बने। बिना एक पल की भी देरी किए मदन ने जेवर बेचे और उनसे दवाइयां ले आया। उसने लीला को उठाया। लीला, दवा खा लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। लीला ने दवा खाई। अगले ही दिन मदन ने वैद्य को भी बुलाया और लीला का इलाज करवाया। धीरे धीरे करके लीला बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद मदन बचे हुए पैसे लेकर सेठ धनीराम के पास गया। उसने कहा, सेठ जी, मैं अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। काम शुरू करने के लिए मैं पैसे भी लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम भी व्यापार के समंदर में डुबकी लगाने आए हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग व्यापार करेंगे, मेरा सामान उतना ही बिकेगा। फिर मदन ने सेठ धनीराम से ठेके पर सामान लिया और गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो दिन रात मेहनत करता गया और गांव के लोग उसी से किराने का सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान और काम दोनों बढ़ गए। उसने अपने घर की मरम्मत कराई, जिससे उसका घर प्रधान जी के घर से भी बहुत आलीशान लगने लगा। प्रधान जी और उसकी पत्नी को इस बात से बहुत जलन हुई। विमला ने कहा, अजी सुनते हो, इस मदन की कोई लॉटरी लगी है क्या? इसके ये बुरे दिन अचानक अच्छे दिनों में कैसे बदल गए? मुझे लगता है कुछ तो हुआ है जिसका पता हमें नहीं है। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है। दिन ब दिन ये मदन तो हमसे भी ज्यादा रईस होता जा रहा है। कुछ कीजिए, नहीं तो हम उस मदन से हार जाएंगे। हर तरफ बस मदन का ही जय जयकार होगा। अब तो सारे मजदूर भी उसी के पास काम करने जाते हैं। वो सबको अच्छी मजदूरी देता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जब वो गरीब व्यापार करके इतना कमा रहा है, तो मैं तो पढ़ा लिखा रईस प्रधान हूँ। मैं भी व्यापार करूंगा और उसे कंगाल कर दूंगा। जलन और घमंड ने दोनों पति पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। प्रधान जी ने लालच में आकर अपने जीवन की सारी कमाई दांव पर लगा दी। उन्होंने एक बार में ही इतना सारा सामान खरीद लिया कि गर्मी में पड़े पड़े सारा सामान सड़ गया। प्रधान जी के सारे पैसे डूब गए और वो सड़क पर आ गए। वो रोते रोते मदन की दुकान पर गए। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है प्रधान जी। मैं ये समझ चुका हूँ। मेरे क्रूर व्यवहार की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तभी वहां वही बूढ़े बाबा आए। मदन ने कहा, अरे बाबा, आप? बहुत अच्छा लगा तुम्हें तरक्की की राह में देखकर। ये जो कुछ भी हुआ है, भगवान की इच्छा से ही हुआ है। शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से आज मैं सफल जीवन जी रहा हूँ।
ये सब तेरे कर्मों का फल है बेटा। प्रधान जी, क्या आप मेरे यहाँ काम करेंगे? मुझे व्यापार में एक साथी की जरूरत है। तुम सच में बहुत दयालु हो मदन। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी पत्नी और मैंने जो अन्याय किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब ये सब पुरानी बातें छोड़िए और सच्चाई की राह में खुद का समर्पण कर दीजिए। भगवान हमेशा अपने बंदों के साथ हैं। अंत भला तो सब भला। तो इस तरह एक गरीब परिवार पर हो रहे अत्याचार का अंत हुआ। मदन ने अपने परिवार को वो सब दिया जिसके लिए न जाने वे कब से सब्र कर रहे थे। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, अंत में ऊपर वाला सब ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।